गुप्ता एंड गुप्ता एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन देखेंगे हम। एक वीडियो में जितने क्वेश्चन होंगे उतने करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये बुक हर एक स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए। थोड़ी सी साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है पर आपको क्लियर आवाज़ मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द असर्शन जो दे रखा है द कंजप्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। कि द कंजप्शन ऑफ वाटर बढ़ेगा जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर भी बढ़ेगा। जब अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर बढ़ेगा तो ये कॉमन सी बात है कि कंजप्शन भी बढ़ेगा। जितने ज़्यादा प्रेशर से पानी आएगा उतना ही पानी कंजप्शन होगा, इस्तेमाल किया जाएगा। रीज़न क्या है? हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर के कारण क्या होता है, एक तो ज़्यादा लॉस होते हैं, बिल्कुल लॉसेस ज़्यादा होंगे, और वेस्ट वाटर मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगी। तो असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ ए लोकेलिटी इज़ अफेक्टेड बाय। पर कैपिटा कंजप्शन जो है अफेक्ट किस किस से के कारण से होती है? क्लाइमेट कंडीशन से भी होती है बिल्कुल। अगर गर्मी में ज़्यादा पानी की कंजप्शन होती है, सर्दी में कम होती है, तो क्लाइमेट इफेक्ट तो ज़रूर होगा। अब आता है क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर ज़्यादा अच्छा पानी मिलेगा तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करेंगे हर एक चीज़ में, नहाने धोने के लिए। अगर पानी साफ़ नहीं होगा तो उसको पीने के लिए नहीं करेंगे। एक तरह से कॉमन पॉइंट है ये भी, क्वालिटी ऑफ वाटर भी करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, मतलब वही ऊपर पढ़ के आए हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ए डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजप्शन। ये तो थे बढ़ाने वाले रीजंस। अब आता है थर्ड पॉइंट क्वेश्चन, जिसमें पानी की जो खपत है वो हमारी कम होगी। वो कम कैसे होगी ये देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 यूज़ ऑफ मैट्रिक सिस्टम। अगर हम मीटर लगा दें कि कितना पानी हम यूज़ कर रहे हैं, मीट्रिक सिस्टम कर दें, तो पानी की ओबियसली कंजप्शन कम होगी। हमें पता लग जाएगा कितना हम डेली इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस हिसाब से मीट्रिक सिस्टम से हम कम कर सकते हैं। अगर पता ही नहीं चलेगा तो मतलब कितना ही कर लो, पता ही नहीं चलेगा, कितना भी कर लेंगे तो कंजप्शन। तो ये एक वैलिड पॉइंट है। और बी सी डी भी जो हैं, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर से तो बढ़ेगा, बेटर स्टैंडर्ड से भी बढ़ेगा, हॉटर क्लाइमेट से भी बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। 4th है आवरली वेरिएशन फैक्टर। आवरली वेरिएशन फैक्टर अगर पूछता है पीक वेरिएशन फैक्टर तब तो हो जाता है हमारा 2.7, और आवरली वेरिएशन फैक्टर जो होता है वो होता है 1.5। पीक में क्या होता है 1.5 की हम डेली एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आता है 2.7। तो 1.5 इंटू 1.8 इज इक्वल टू 2.7 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ खाली आवरली पूछा है, हावरली वेरिएशन फैक्टर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। एक एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ सिटी इज़ 1 लाख मीटर क्यूब। पॉपुलेशन दे रखी है, ये वॉल्यूम दे रखा है, डेली कंजप्शन कितना हो रहा है 1 लाख मीटर क्यूब। द मैक्सिमम डेली कंजप्शन ऑन पीक आवरली डिमांड विल बी। पीक आवरली डिमांड कितनी होगी? पीक आवरली मैंने अभी आपको बताया था, पीक आवरली में हम 2.7 फैक्टर लेते हैं, तो 2.7 इंटू 1 करेंगे तो 27। डी इज़ द राइट आंसर। तो 2,70,000 हो जाएगी मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, मतलब जो हम पानी को पहुंचाने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं, तो उसका जो डिज़ाइन करते हैं हम किस आधार पर करते हैं? मैक्सिमम डेली डिमांड पर, मैक्सिमम आवरली डिमांड पर, या एवरेज डेली डिमांड पर, या फिर मैक्सिमम आवरली एंड डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। बिल्कुल सही।
कि प्रत्येक दिन पे सबसे ज़्यादा पानी किस दिन इस्तेमाल हुआ, तो उस पर ही डिज़ाइन किया जाता है। तो सिक्स्थ का हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एज़ कम्पेयर टू ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड गिव्स। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो होता है वो कंपाउंड की तरह देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह देता है, और जो अर्थमेटिक मीन है वो अर्थमेटिक मतलब दो का सम करके एवरेज करके निकालते हैं, जो तो कंपाउंड वाला जो है वो ज़्यादा निकल के आता है। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो है हमारी हायर वैल्यू देता है, अर्थमेटिक गिव्स अ लेसर वैल्यू। तो 7 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, P0 1 प्लस R/100 की पावर n, ठीक है। 5000, 7000 और 44000 दे रखी है, तो इनका डिफरेंस करेंगे। 5 और 7 में से जाएंगे तो 2000, 7000 और 4400 में से जाएंगे तो 1400। तो इनका R वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। R वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 2000 आ गया, 2000 को 5000 से जब डिवाइड करेंगे तब आएगा हमारा 0.6, और उसके बाद आ जाएगा हमारा 1400 अपॉन 7000, तो 0.2 आ जाएगा। तो R की जो वैल्यू होगी एक तरह से प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 0.3 आ जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट कर रखा है 4400 1 प्लस 0.3 वो आएगी 10,920। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द सुटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर ए यंग एंड रैपिड इंक्रीज सिटी। जो यंग एंड रैपिडली इंक्रीज हो रहा है उसके लिए कौन सा मेथड करते हैं हम, वो करते हैं हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आगे आने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, उनमें कुछ खास हैं जो आप हमेशा भूलोगे, उनको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन ए वेल ड्यू टू पंप विल बी मैक्सिमम। तो डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल मतलब वाटर टेबल जो डिप्रेस कर रही है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है वेल के अंदर, वो पंपिंग विल बी मैक्सिमम कब होगी, ड्यू टू पंपिंग विल बी मैक्सिमम क्लोज टू द वॉल, जब क्लोज टू द वेल, जब कुएं के पास में होगा तब जाके डिप्रेशन ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। 10 का बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द डिवाइस विच आर इंस्टॉल फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स। किसी भी सोर्स से जैसे लेक पॉन्ड से पानी निकालना जो हम इंस्टॉल करते हैं वो डिवाइस, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन से भी देखोगे ना, एक्यूफर तो पानी निकालते हैं, एक्यूक्लूड पर सिल्ट वाला होता है, तो ये इसमें से पानी तो निकलता ही नहीं है। फ़िल्टर अलग चीज़ है, फ़िल्टर के लिए इनटेक इज़ द बेस्ट ऑप्शन, डी इज़ द राइट आंसर। 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12, पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड और रिटेंशन, इन तीनों के बीच का जो एक रिलेशन है उसको बताना है। तो पोरोसिटी इजिकल टू हो जाता है स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन, तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कौन से टाइप ऑफ वॉल हम इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल में, प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप, मतलब उसमें सक्शन पाइप होता है ना। चेक वॉल, रिफ्लेक्स वॉल और नॉन रिटर्निंग वॉल, ये इसी के नाम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ आंसर इसमें गलत भी हैं वो हम देखेंगे, इसमें सही बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ए ट्यूबवेल इज, वो होता है 50 लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, एज कम्पेयर टू शैलो वेल, डीप वेल हैव, डीप वेल ज़्यादा डिस्चार्ज देता है, शैलो वेल कम, मतलब ऊंचा होता है ना। डीप वेल वो होगा जिसकी डेप्थ ब्रेथ से ज़्यादा हो, उसको डीप वेल कहेंगे। जैसे फाउंडेशन में पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राउंड वाटर इज़ यूजुअली फ्री फ्रॉम, जो भी ग्राउंड वाटर होते हैं वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से फ्री होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं उसमें, ठीक है, पर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 17 पर, द पोल्यूटेड वाटर इज़ द वन, पोल्यूटेड वाटर वो होता है, ऑप्शन देखते हैं, कंटेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऑप्शन 2 कंसिस्ट ऑफ ए अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस,
रेंडरिंग टू अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज़, कि वो पानी जो अनडिज़ायरेबल हो, मतलब अनडिज़ायर मतलब उसको नहीं चाहिए, और पानी के लिए पीने के लिए जो है अनफिट है वो, तो वही होगा पॉल्यूटेड वाटर, उसको ही कहा जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, इज सेफ एंड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वाटर। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि पॉल्यूशन वाटर सेफ हो है पानी पीने के लिए और डोमेस्टिक के लिए। डी है, इट इज़ कंटामिनेटेड। अब एक चीज़ देख लेते हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं हमारे कंटामिनेटेड होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज़ कंटामिनेटेड, बट पोल्यूटेड वाटर जो होता है, मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया कंटामिनेटेड होता है पर पोल्यूटेड वाटर हमारा कंटामिनेटेड नहीं होता, इसी बात को बताना है। पर लेकिन अगर हम कंटामिनेटेड वाटर देखते हैं वो ऑलवेज पोल्यूटेड होगा। इससे बात को अगर आप नहीं समझे हो लैंग्वेज में तो मैं दोबारा से बताता हूँ। ये देखो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जिस पैथोजेनिक वाले जीवाणु जिसमें बीमार करने के बैक्टीरियाज होते हैं, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कंटामिनेट होंगे डेफिनेटली, ठीक है। कंटामिनेटेड मतलब पीने योग्य नहीं है, जिसमें बीमारियां हैं, तो ऑलवेज कंटामिनेटेड। बट पोल्यूटेड वाटर जो है इज़ नॉट कंटामिनेटेड, उसमें पोल्यूटेड वाटर जो है गंदा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसमें कंटामिनेटेड जीवाणु हों ही, लेकिन ये डेफिनेटली है कंटामिनेटेड वाटर ऑलवेज पोल्यूटेड, ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 18, ये जो है यूकेपीएससी एई में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर बोर्न डिसीजेज, कौन सा नहीं है। डिसेंट्री, कोलरा और टाइफाइड, ये तो तीनों वाटर बोर्न डिसीजेज हैं, पर मलेरिया जो है वो डेंगू से होता है, ठीक है। मलेरिया मच्छर काटने से हो जाता है ना मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 19, अगर मैं गलत भी हूँ तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर गाइड करें। क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी किसके कारण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 20, फिनोलिक कंपाउंड की पब्लिक वाटर में क्या लिमिट रहती है, शुड नॉट बी मोर देन 0.001 ppm। ये पॉइंट के बाद एक है, फिर पॉइंट 2 के बाद एक है, फिर पॉइंट 3 के बाद एक है, तो ये याद रखना। फिनोलिक कभी कभी हम भूल जाते हैं क्या था, हमने पढ़ा तो था, तो ऐसे ट्रिक बताता रहूँगा मैं। 0.001 ppm। क्वेश्चन नंबर 21, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड, फ्लोराइड की कितनी होती है, 1.5 mg/L। क्वेश्चन नंबर 22, EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन किसके लिए इस्तेमाल करा जाता है, टर्बिडिटी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, रेसिडुअल क्लोरीन, या फिर हार्डनेस। तो इसका आंसर हमें पता ही है, हार्डनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप थ्योरी भी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसमें पहले ही लिखा होता है हार्डनेस के लिए टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ वाटर, देन द कोलिफॉर्म टेस्ट टू बी कंडक्टेड इज। तो ये टेस्ट करते हैं हम प्रेजेंटिव क्लोरीफॉर्म टेस्ट, कन्फर्म्ड कोलिफॉर्म टेस्ट और कंप्लीटेड कोलिफॉर्म टेस्ट, ये तीनों ही टेस्टों को किया जाता है। ऑल 3 टेस्ट आर डूइंग टू फाइंड कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 24, एल्कलिनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेशन, एल्कलिनिटी जब हम पढ़ते हैं वो किस किस में हम डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम के कैल्शियम के पढ़े होंगे आपने, तो ये इसमें आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम इसमें आंसर नहीं होगा एल्कलिनिटी में, मिलीग्राम पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट टू Ca कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोडक्ट ऑफ H ions and OH negative ions in a strong alkali
वो हो जाएगा 10⁻⁻14, क्योंकि एल्कली जो है 7 से ऊपर होता है, तो 14 इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ pH रिप्रेजेंट ए स्ट्रॉन्ग एसिड। हमें पता है कि 7 से जो नीचे होते हैं वो एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा 2, और 10 जो है एल्कली हो जाएगा इस क्वेश्चन में, हाईएस्ट एस एल्कलाइन एस एल्कलाइन। क्वेश्चन नंबर 27, टर्बिडिटी हम जो मेज़र करते हैं वो कौन से स्केल पे करते हैं। प्लेटिनम कोबाल्ट पे नहीं करते, स्टैंडर्ड प्लेटिनम पे भी नहीं करते, स्टैंडर्ड कोबाल्ट स्केल पे भी नहीं करते, हम करते हैं स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पर, ए पर। क्वेश्चन नंबर 28, ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल द टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी लिमिटेड टू 10 ppm। क्वेश्चन नंबर 29, रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय। स्टार्च और ऑर्थोटोडोलाइडाइन मेथड जो हैं दोनों ही इस्तेमाल करते हैं हम, बोथ ए एंड बी, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ऑर्थोटोडोलाइन टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन रेसिडुअल क्लोरीन। आगे इसकी वो भी आएगी कितनी डोज हम लेते हैं रेसिडुअल क्लोरीन की। अगर मैं बताऊं तो 0.1 से लेके 0.01 से लेके 0.5 तक। आगे भी देखें क्वेश्चन नंबर 31, टोटल हार्डनेस किसी भी पानी की अगर ग्रेटर देन टोटल एल्कलिनिटी हो जाए तो कार्बोनेट हार्डनेस कितनी होगी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ता है, यही न्यूमेरिकल आता है इसका, कि टोटल हार्डनेस और हमारी एल्कलिनिटी में से जो भी हमारी कम होगी वो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस हो जाती है। ठीक है, तो टोटल हार्डनेस इसने कहा ग्रेटर देन टोटल एल्कलिनिटी, तो कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी हो जाएगी हमारी, कम वाली, मतलब टोटल एल्कलिनिटी हो जाएगी। अगर हमें निकालनी हो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, दो ही चीज़ होती हैं, एक तो कार्बोनेट हार्डनेस, एक नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब पता चल के हमें कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालनी है, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी में से जो भी छोटी होगी वो होगी कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस वो हो जाएगी कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी हमारी टोटल हार्डनेस जो भी दे रखी, देखो टोटल हार्डनेस दे रखी है माइनस कार्बोनेट हार्डनेस जो हमने ऊपर से निकाली मिनिमम ऑफ टोटल एल्कलिनिटी में से, तो वो आ जाएगी हमारी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे टोटल हार्डनेस 500 है, एल्कलिनिटी 300 है, तो हमारी कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी हो जाएगी, टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी में से जो भी कम होगी, मतलब एल्कलिनिटी हो जाएगी 300 हमारी मतलब कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस कौन सी होगी, इक्वल टू एल्कलिनिटी 300। अब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालनी है, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालने के लिए जितनी भी टोटल हार्डनेस दे रखी है उसमें से आप कार्बोनेट हार्डनेस माइनस कर दो, तो आगे हमारी 200 नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, तो मैंने अपने आप से सेलेक्ट कर रखे हैं, आप इन पर ज़्यादा फोकस करना। कितने अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन पब्लिक सप्लाई फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब वाटर सप्लाई के लिए पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए रेसिडुअल क्लोरीन कितनी मात्रा में देनी चाहिए। वो होती है हमारी 0.05 से लेके 0.5 ppm, बताया था ना अभी, 0.1 भी होती है, 0.05 से लेके 0.5 ppm तक। ओके, mg पर लीटर भी ppm की ही यूनिट है, ppm इक्वल टू mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 33 फिर अगेन अच्छा क्वेश्चन है जो भूल जाते हैं हम, थ्योरी में भी जल्दी नहीं मिल पाते हैं क्वेश्चन। द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन नेचर unpolluted water at normal temperature is found to be in of order of, वो हो जाएगा 10 mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 34, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट, कि ये अब आते हैं सेडिमेंटेशन टैंक के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, जरूर क्वेश्चन फंसते हैं इससे। कि अब पूछा है वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है हमारी, एक तो इसकी यूनिट अगर आपने याद रख ली तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसका होता है मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर मिनट भी हो सकता है, ठीक है, mm पर मिनट भी हो सकता है करने के लिए, तो ये याद रखना, इसकी ना तो सेंटीमीटर पर सेकंड होती है,
सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं होती है और ना सेंटीमीटर पर आवर होती है। बनाने को बना सकते हैं पर इसमें नहीं दे रखा है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा, वैसे जो एवरेज लेते हैं 0.3 मीटर पर मिनट लेते हैं, मीटर पर मिनट। तो 0.3 मीटर पर मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे तो 15 से लेके 30 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगी, 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये तो याद रखो 0.3। क्वेश्चन नंबर 35, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन 4 इंटू ब्रेथ सेंटीमीटर में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 36, ओवरफ्लो रेट ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। सबसे कम वाला देखो इसमें डिजिट 500 से 700। ठीक है, 500 से 700 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी यूनिट थोड़ी चेंज होती है तब आता है हमारा 12 का टेबल, याद रखो 12 वो नहीं 4 का, 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 4 6 नहीं 6 का, सॉरी 6 का, 6 2 12 6 3 18, 12,000 या फिर 18,000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। इसमें जो है पर डे, सॉरी लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने 500 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आवर्स है, एक आवर में 60 सेकंड्स, तो 2400 से 1800, मतलब आवर्स को हमने पर डे में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 37, परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन इज अबाउट। मतलब परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल लोड दैट कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से कितने परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं, यही है। ये भी याद रखना कि कोगुलेशन अगर ऐड करते हैं तब कितनी ओवरफ्लो रेट होता है, 1000 से 1250 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, मतलब दूसरा वाला जो है ना वो कोगुलेशन का है। तो वो होता है 75%, 75% हम उससे रिमूव करते हैं बैक्टीरियल लोड दैट कैन बी रिमूव इन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। क्वेश्चन नंबर 38, द सेटलिंग वेलोसिटी। ये बहुत 3-4 क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि सेटलिंग वेलोसिटी मतलब जो बैठने की वेलोसिटी है पार्टिकल की, याद रखना पार्टिकल की पूछ रहा है। ये दोनों, एक तो आगे ही क्वेश्चन आएगा, एक इससे आगे भी क्वेश्चन है ये पार्टिकल की। ये कह रहा है सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स अपॉन। तो ये डिपेंड करता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ टैंक पर, ना तो डेप्थ पे वर्क कर रहा है, ना बोथ डेप्थ एंड सरफेस एरिया ऑफ टैंक, नन ऑफ द अबव। तो सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होता है हमारा GS माइनस गामा W अब d² अपॉन 18 म्यू वाला जो आंसर होता है वो उससे मत समझना कि उससे रिलेट कर दो, है तो फॉर्मूला सेटलिंग वेलोसिटी का वही। और क्वेश्चन नंबर 39, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीजेज इफ। अब आता है इंक्रीजेज इफ कि इंक्रीज किससे होता है, उसमें तो डिपेंड किस पर कर रहा है, वो कर रहा है सरफेस फ्लो रेट पे, पर सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीजेज किस पे करेगी, देखो पार्टिकल साइज इज डिक्रीजेज, अगर पार्टिकल साइज जो घटेगा तो इंक्रीज होगा, तो ऐसा नहीं है, बढ़ेगा तभी होगा, क्योंकि d² होता है GS गामा W माइनस गामा W d² अपॉन 18 म्यू। सरफेस ओवर फ्लो रेट पर भी देखो इंक्रीज हो रहा है तो बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। डेप्थ अगर घट रही है तो भी नहीं है, क्या ऐसा लगता है कि सेटलिंग वेलोसिटी जो है पार्टिकल की बढ़ जाएगी डेप्थ घटाने से, पर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। ये खास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो याद रखने वाली बात है।
क्वेश्चन नंबर 40, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीजेज बाय। एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैसे बढ़ाते हैं? सरफेस एरिया ऑफ द टैंक से। याद रखो, एक ग्रिड चैम्बर आता है ना, ग्रिड चैम्बर में हम डिटेंशन टाइम निकालने का आता है। तो डिटेंशन टाइम के लिए अगर आपको दे रखा है लेंथ और वेलोसिटी तब तो निकल जाएगा, क्योंकि डिटेंशन टाइम सेकंड्स में होता है। तो लेंथ अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। अगर पूछता है डिस्चार्ज दे रखा हो और वेलोसिटी दे रखी हो, तब तो होगा हमारा मीटर क्यूब अपॉन डिस्चार्ज, मतलब वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, डिस्चार्ज की मीटर क्यूब पर सेकंड। तो डिटेंशन टाइम सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक, आगे 41, डिटेंशन पीरियड एंड ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। जब कोगुलेंट्स डाल देते हैं तो जल्दी हमारा जो है पार्टिकल का डिटेंशन पीरियड जो है वो कम हो जाता है, टाइम जो है कम हो जाता है। तो रेस्पेक्टिवली पूछा है इसने, डिटेंशन टाइम जो है हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन का तो ज़्यादा होगा और उसका कोगुलेंट जब डाल देंगे तो कम हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं कोगुलेशन डालने का कितना होता है। सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होता है 4 से 8 घंटे, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन 2 से 4 घंटे। ठीक है, चलिए मोर और लेस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 पर। अमाउंट ऑफ कोगुलेंट नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद। कि कोगुलेशन की जो मात्रा है वो कब बढ़ा देते हैं? वाटर इंक्रीजेज इफ़, कब ज़्यादा होगी? अगर टर्बिडिटी ज़्यादा होगी तो ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि गदलापन ज़्यादा है तो ज़्यादा पड़ेगी ना, डेफिनेटली। अगर दूसरा है टेम्परेचर पर। देखो जी, टेम्परेचर अगर आपका ज़्यादा होगा तो क्या है, कोगुलेशन की मात्रा कम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सनलाइट में जो है कोगुलेशन की मात्रा कम ज़रूरत पड़ेगी। कोगुलेशन क्या है, बैठाना है। तो जब गर्म पानी हो जाए वो पार्टिकल डेफिनेटली अपने आप ही बैठ जाएंगे। तो कम टेम्परेचर पर हम कोगुलेंट को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। जहाँ ठंड होती है ज़्यादा तो पार्टिकल पास में आ जाते हैं, इस वजह से हम कोगुलेंट्स को की इस्तेमाल की ज़रूरत करेंगे, सेटल नहीं होंगे वो, इसलिए। तो पहला और चौथा, इंक्रीज टर्बिडिटी और डिक्रीज टेम्परेचर, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, एलम। अब आती है एलम, एक कोगुलेंट है, बहुत अच्छा कोगुलेंट है। ठीक है, एलम एज ए कोगुलेंट इज़ फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव। कब इफेक्टिव होता है? जब पीएच रेंज ऑफ द वाटर 6 से 8 हो जाए, 6 से लगभग न्यूट्रल के आसपास ही रहे, 6 से 8, एक एल्कलाइन और एक एसिड, तब बहुत अच्छा काम करता है, इसके बीच में हो। क्वेश्चन नंबर 44, डिटेंशन पीरियड इन कोगुलेशन is usually वो होता है 2 से 6 घंटे। सेडिमेंटेशन कोगुलेशन टैंक या सेडिमेंटेशन टैंक के लगभग अप्रॉक्स नियर होता है, मिनट में नहीं होता है ना डेज में होता है। 2 से 6 आवर आप एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द एलम व्हेन एडेड एज ए कोगुलेंट इन वाटर, तो वो क्या करता है, डिक्रीज पीएच वैल्यू, मतलब पीएच वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, मतलब एसिड की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, केमिकल मोस्ट कॉमनली यूज इन इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा, ना तो सल्फ्यूरिक एसिड है ना कॉपर सल्फेट है, सोडियम परमैंगनेट भी नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है लाइम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47, इन ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट रैपिड ग्रेविटी फिल्टर आर एडॉप्टेड टू रिमूव। तो RGF जो होता है रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है, उसके लिए किसके लिए इस्तेमाल करते हैं?
पहला ऑप्शन दे रखा है डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक डिजॉल्व के लिए नहीं करते इसमें, डिजॉल्व सॉलिड एंड डिजॉल्व गैसेस के लिए भी नहीं, फ्लोटिंग सॉलिड एंड डिजॉल्व इनऑर्गेनिक, इससे कंफ्यूज मत होना, फ्लोटिंग सॉलिड्स एंड डिजॉल्व इनऑर्गेनिक के लिए। जो इसमें रिमूव करता है ये बैक्टीरिया रिमूव करता है, जैसे डिसइंफेक्शन में पैथोजेनिक बैक्टीरिया करते हैं, ऐसे ही रैपिड सैंड फिल्टर जो है हमारा बैक्टीरिया रिमूव करता है। एंड कोलोइडल सॉलिड्स को, जो थोड़े बड़े होते हैं कोलोइडल्स, महीन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बारीक सॉलिड्स को रिमूव करता है, फिल्टर है ना, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर मिलियंस लीटर पर डे पर हेक्टेयर। अब पहले पीछे हमने प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का पढ़ के आए थे, और अब आ रहा है स्लो सैंड फिल्टर का, फिल्टर्स में। तो फिल्टर का जो होता है लीटर पर डे में पर हेक्टेयर 50 से 60 होता है, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन अब ये है स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर पे, कि इफेक्टिव साइज ऑफ ए पार्टिकल यूज इन स्लो सैंड फिल्टर इज, वो कितना करते हैं 0.25 से 0.35 mm। इसका जो इफेक्टिव साइज़ है वो हमारा कम ही लेते हैं, तभी तो ये टाइम ज़्यादा, क्योंकि तभी तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी देता है फिल्ट्रेशन की। और इसकी जो CU की वैल्यू होती है वो 3 से 5 होती है, ये ज़रूरी आता है, ठीक है। CU की वैल्यू 3 से 5, उसकी 1 से 2। अब जो इफ़ेक्टिव साइज़ है रैपिड सैंड फिल्टर का वो हमारा बड़ा होता है थोड़ा, ये तो 25 से 35 mm। क्वेश्चन नंबर 50 एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर गिव्स स्लोअर फिल्ट्रेशन रेट, हायर फिल्ट्रेशन रेट, लेसर एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, या हायर एफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। ये तो हमें पता चलेगा कि हायर एफिशिएंसी होती है इसकी बैक्टीरिया रिमूव करने की, लगभग 99%। और लेकिन इसकी जो स्पीड है वो स्लो फिल्ट्रेशन रेट है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कर लिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो C हो जाएगा, पहला और चौथा, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 51 असर्शन A स्लो सैंड फिल्टर आर मोर एफिशिएंट इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया देन रैपिड, बिल्कुल ठीक है। अब रीज़न क्या है कि स्लो सैंड फिल्टर में फिल्टर मीडिया जो है ना वो फाइनर देन द रैपिड सैंड फिल्टर, तो कह सकते हैं कि हाँ फिल्टर मीडिया छोटा होता है, मतलब महीन होता है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी आती है, एफिशिएंसी ज़्यादा आती है। A एंड R ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 एयर बाइंडिंग फिनोमिना इन रैपिड सैंड फिल्टर। पहली बात तो याद रखना, एयर बाइंडिंग फिनोमिना जो होता है वो रैपिड सैंड फिल्टर में होता है, ठीक है। एयर बाइंडिंग फिनोमिना इन रैपिड सैंड फिल्टर अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव नेगेटिव हेड की वजह से, मतलब नेगेटिव हेड जो है मतलब जम जाता है जब उस पर फिल्टर मीडिया पर, उसको एक्सेसिव नेगेटिव हेड बोलते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये। अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इसके, जो पेपर में फंसते हैं फिल्ट्रेशन से। अगला है 53 द परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर वाट इज़ यूज फॉर विच इज़ यूज फॉर बैक वॉशिंग रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर में हम बैक वॉशिंग करते हैं, जब उस पर डस्ट जमती रहती है तो उसको कैसे रिमूव करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर में। स्लो सैंड फिल्टर का भी आएगा, उसको भी ध्यान रखेंगे, लेकिन अब रैपिड सैंड फिल्टर में कितने परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर लगता है बैक वॉशिंग के लिए, वो कितना होता है। 0.2 से 0.4, ये तो बहुत कम पानी है, ठीक है, परसेंट में। 0.4 से 1% नहीं, जो कि 5 से 7% भी ज़्यादा हो जाता है, ये तो ये नहीं है। तो इसका ऑन एन एवरेज जो बढ़ता है 2 से 4% टोटल का, इतना पानी का इस्तेमाल परसेंटेज होती है। 53 का C इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 54, पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लोसेंट फिल्टर की। स्लोसेंट फिल्टर की जो पीरियड होता है घंटों में तो होती नहीं है ना, डेज़ में भी नहीं, इतने कम डेज़ में होती है, लेकिन इतनी नहीं, 10 से 12 डेज़, वो होती है लगभग 60 से 48 डेज़, या फिर 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने। साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो वैसे एलिमिनेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ए प्रेशर फिल्टर। प्रेशर फिल्टर बहुत ही एक्यूरेट होता है, जो कि रैपिड सैंड फिल्टर से भी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है इसकी। तो इसमें क्या है, ऑप्शन में लेस देन स्लो सैंड फिल्टर नहीं होगा, इन बिटवीन फिल्ट्रेशन रेट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर। मैंने क्या कहा, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन से भी ज़्यादा होती है इसकी। और डी ऑप्शन क्या है, इक्वल टू स्लो सैंड फिल्टर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन राइट जो होगा, ग्रेटर देन द रैपिड सैंड फिल्टर। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है प्रेशर फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर। अब आता है डबल फिल्ट्रेशन इज़ यूज। डबल फिल्ट्रेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम स्लो सैंड फिल्टर में। तो 56 का हो जाएगा ए, टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 57, क्लीनिंग इज डन बाय। क्लीनिंग इज डन बाय स्लो सैंड फिल्टर में हम क्लीनिंग क्या करते हैं, स्क्रैबिंग, जो मैं बता रहा था ना, उसमें बैक वॉशिंग से क्लीन करते हैं। इसमें हम करते हैं स्क्रैबिंग, जम जाती है उसको खुरच कर साफ करते हैं। स्क्रैबिंग एंड रिमूव इन स्लो सैंड फिल्टर। बैक वॉशिंग तो नहीं करते स्लो सैंड फिल्टर में, स्क्रैबिंग एंड रिमूव इन रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर में स्क्रैबिंग नहीं करते, बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर। ये बिल्कुल सही होगा कि बैक वॉशिंग रैपिड सैंड फिल्टर में करते हैं। तो ए एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58, और टॉपिक क्या है, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो मतलब है ना डिसइंफेक्शन का, वो है बैक्टीरिया को हमें रिमूव करना, जो भी जीवाणु हैं, पैथोजेनिक्स हैं, उसको रिमूव करना। तो टर्बिडिटी के लिए तो नहीं होता, टर्बिडिटी रिजेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है। रिमूवल हार्डनेस भी नहीं इससे रिमूव करते हम। ये कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन, ये भी नहीं हो। कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन अलग चीज़ है, ये बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। किलिंग ऑफ डिजीज़ बैक्टीरिया, पैथोजेनिक मतलब डिजीज़ वाले, डिजीज़ मतलब पैथोजेनिक। 58 का सी। क्वेश्चन नंबर 59 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इंक्रीज बाय। डिसइंफेक्शन के लिए एक टेस्ट होते हैं ना, क्लोरीनेशन टेस्ट। तो क्लोरीन, इसके टेस्ट तो काफ़ी होते हैं। माइनर वाले में तो ओजोन वगैरह आता है, सनलाइट यूवी रेज वगैरह आता है, ठीक है। लेकिन जो मेजर होता है वो होता है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन इफिशिएंसी, अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा करेंगे तो डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी क्या होगी, घट जाएगी। अगर टाइम मतलब क्लोरीन के टाइम ऑफ कांटेक्ट में रहेगी तो घट जाएगी, तो ये तो नहीं होता। टाइम ऑफ कांटेक्ट के जितनी टाइम ऑफ कांटेक्ट में रहेगी बैक्टीरिया क्लोरीन के, वो तो और कम होगी। तो ए रॉन्ग हो गया। टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ये अच्छा पॉइंट है कि टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब घटेगा तो क्या होगा, तो वो क्लोरीनेशन की वजह से क्लोरीनेशन जो है कम हो जाती है टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। तो पॉइंट नंबर 59, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो राइट ओनली 3, तो डी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, थर्ड पॉइंट होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 60, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू। क्लोरीन की कितनी डिमांड है वो कैसे निकालते हैं हम, अप्लाइड, जितनी हमने अप्लाई करी और कितनी हमारी बच गई, उसको ही बोलते हैं क्लोरीन डिमांड। तो 60 का डी इज़ द राइट आंसर। ये सी ऑप्शन से मतलब कंफ्यूज मत होना कि सम ऑफ अप्लाइड एंड रेसिडुअल, अप्लाई करी और बच गई, जो अप्लाई में से जो बचेगी घटेगी, अप्लाई करी और जो बच गई उसका डिफरेंस करते हैं, ना कि सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इम्पोर्टेंट है कि द प्रोसेस इन विच द क्लोरीनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। तो हमें पता है मतलब पहला करते हैं प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट
ठीक है। लास्ट में जो आता है सुपर क्लोरिनेशन के बाद जो आता है वो आता है ब्रेक पॉइंट, वो सॉरी सुपर क्लोरिनेशन। ब्रेक पॉइंट से पहले आता है, सॉरी इसने पूछा ब्रेक पॉइंट के बाद, ब्रेक पॉइंट के बाद सुपर क्लोरिनेशन आता है। ठीक है, प्री पोस्ट प्लेन, और फिर आता है हमारा ब्रेक पॉइंट, फिर आता है सुपर क्लोरिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 61 भी कंप्लीट हो गया हमारा। वीडियो इतनी लंबी हो रही है थोड़ी, अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो सेकंड पार्ट में हम इसको ऐड ऑन कर देते हैं।